व्यवस्था के स्तर पर जो हमारी गुलामियां हैं, कानून की, शिक्षा की, इसी तरह से एक गुलामी है अर्थव्यवस्था की। मैं आपको अर्थव्यवस्था की गुलामी के बारे में 2-3 वाक्यों में कहना चाहता हूं। वो ये कि अंग्रेजों ने एक नियम बनाया इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और वो नियम ये था कि नागरिकों से टैक्स लिया जाए और उस टैक्स से कुछ हिस्सा लोगों के विकास पर खर्च किया जाए और बाकी हिस्सा लूट कर लंदन में ले जाया जाए। ऐसा उन्होंने एक नियम बनाया। तो टैक्स के माध्यम से अंग्रेज जो पैसा इकट्ठा करते थे उसमें से 90% लूट कर वो लंदन ले जाते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। वो कैसे लंदन जाता था? अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वायसराय, या उसको कई बार गवर्नर जनरल कहते थे। उसके नीचे गवर्नर होते थे और उसके नीचे और सैकड़ों हजारों अधिकारी होते थे। तो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इन अधिकारियों को तनख्वाह देने में खर्च किया जाता था। गवर्नर जनरल की तनख्वाह सबसे ज्यादा हुआ करती थी उस जमाने में। फिर उसके नीचे गवर्नर, उनकी तनख्वाह होती थी। फिर गवर्नर की काउंसिल के मेंबर की तनख्वाहें होती थी, फिर अधिकारियों की। तो अगर 100 रुपए बजट में इकट्ठा हुआ, मैं कल्पना के लिए बात कर रहा हूं, तो 90 रुपए अंग्रेजी अधिकारियों की सीधे जेब में चला जाता था। 10 रुपए सिर्फ विकास के काम में आता था। अंग्रेजों ने इसको एक सुंदर नाम दिया था कि ये 10 रुपए का जो खर्चा है लोगों के ऊपर होने वाला, इसको वो कहते थे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इसको कहते थे बहुत अच्छी योजना बनाकर किया गया खर्च। और जो 90% पैसा सीधे अंग्रेजों की जेब में जाता था उसको कहते थे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत खर्च। तो बजट का 10% विकास पर खर्च होता था, 90% अंग्रेज सीधे लूटते थे। ये अंग्रेजों ने किया। 1927 के बजट के कुछ प्रमाण हमारे पास हैं। 1927 के पहले के बजट के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन पहले बजट के प्रमाण 1927 के हैं। वो ये बताते हैं कि 1927 के कुल बजट में 90% अंग्रेजों ने सीधे जेब में डाल लिया, 10% विकास में खर्च किया। तो भारत में गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई, भुखमरी बढ़ती गई, और अंग्रेजों का यह नियम चलता ही गया। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में यह नियम बदला जाना चाहिए था, और होना यह चाहिए था कि अंग्रेजों के जाने के बाद 90% खर्चा लोगों के विकास पर हो और 10% खर्चा सरकार चलाने वाले अधिकारियों पर हो या सरकार पर हो। लेकिन काले अंग्रेजों ने जब से सरकार चलाई, भारतवासियों ने जब से अपनी सरकार बनाई, 63 साल गवाह हैं इस बात के, एक भी बजट ऐसा नहीं बना जिसमें 90% विकास पर खर्च हुआ हो और 10% सरकारी कर्मचारियों की और व्यवस्था पर खर्च हुआ हो। अभी भी 2009 का बजट देखो, 2008 का बजट देखो, 2007 का देखो, 2006 का देखो, 2005 का देखो, 63 साल में जितने बजट बने हैं, किसी भी बजट को उठाकर आप देखोगे तो तरीका वही है। 10% ही हिस्सा है जो विकास पर खर्च हो रहा है, 90% अभी भी हमारे नेता, अधिकारी और व्यवस्थाओं पर खर्च हो रहा है। और बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि गवर्नर जनरल और वायसराय होता था, सबसे ज्यादा तनख्वाह लेता था उस जमाने में। अब हमारे देश में उस स्थान पर राष्ट्रपति महोदय हैं और उनकी तनख्वाह भी इस देश में सबसे ही ज्यादा है। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि भारत का एक गरीब आदमी एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए भी नहीं पा सकता। 84 करोड़ लोग इस देश में 20 रुपए कम प्रतिदिन पर जिंदा हैं, माने एक दिन में 20 रुपए से कम खर्च कर पाते हैं, ऐसे 84 करोड़ लोग हैं। और इस देश के राष्ट्रपति का एक दिन का खर्चा 7.5 लाख रुपए का है। एक दिन का खर्चा, साल भर का खर्चा करीब 27 करोड़ रुपए का है। राष्ट्रपति एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। उपराष्ट्रपति एक दिन में करीब 5-5.25 लाख रुपए खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री एक दिन में 6-6.25 लाख रुपए खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 90 मंत्री हैं। इन 90 मंत्रियों का एक दिन का खर्चा कुल मिला के करोड़ों रुपए का है। 84 करोड़ लोग इस देश में एक दिन में 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते। और भारत सरकार के प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो वायसराय और गवर्नर जनरल होता था वो एक दिन में सबसे ज्यादा खर्च करता था और गरीब आदमी इस देश में भूखा मरता था।
अंग्रेजों के जाने के बाद भी व्यवस्था वही है। राष्ट्रपति के ऊपर सबसे बड़ा खर्च है, और जो देश का मालिक है, जो इस देश का वोटर है, जो आप और मैं टैक्स देने वाले हैं, उसके ऊपर खर्चा सबसे कम है। तो आजादी के बाद भी अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंग्रेज सारा टैक्स इकट्ठा करके केंद्र सरकार के पास लाते थे। आजादी के बाद सारा टैक्स इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के पास जाता है। अंग्रेजों के जमाने में केंद्र सरकार के टैक्स सबसे ज्यादा हुआ करते थे। आजादी के बाद केंद्र सरकार के टैक्स सबसे ज्यादा है। अंग्रेजों के जमाने में पूरी व्यवस्था में नियम बनाने के लिए अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। अब आज की व्यवस्था में नियम बनाने के लिए काले अंग्रेज हैं। कहीं कोई बदलाव नहीं है अर्थव्यवस्था में। इस देश में कोई तर्क समझ में नहीं आता कि आलू बाजार में हम खरीदें तो 5-7 रुपए किलो मिल जाए, और उस आलू का चिप्स हम खरीदें 400 रुपए किलो में मिले। टमाटर हम बाजार में खरीदें 8-10 रुपए किलो मिल जाए, उसी टमाटर की चटनी खरीदें सॉस के नाम पर 200 रुपए किलो में मिले। कोई तर्क समझ में नहीं आता। हमारे गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर मिले, और पानी की भरी हुई बोतल पेप्सी और कोका कोला की वो 30 से 35 रुपए लीटर मिले हमको, और वो भी जहर घुला हुआ। 10 रुपए लीटर में गाय का शुद्ध दूध मिले जो अमृत है, और 35 रुपए लीटर में जहरीला पानी मिले जिसको पी के किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, फेफड़े खराब हो जाए, कैंसर हो जाए हमको। कोई तर्क समझ में नहीं आता। मुझे तो इससे ज्यादा दुख नहीं लगता इस देश में कि हम गाय का घी खरीदें खाने के लिए 150 से 200 रुपए किलो में मिल जाए, और दांत घिसने के लिए टूथपेस्ट 300 रुपए किलो मिले हमको। 30 रुपए का 100 ग्राम 300 रुपए किलो। काजू नहीं है 300 रुपए किलो, टूथपेस्ट है 300 रुपए किलो। क्रीम लगाने वाली जो मुंह पर हम लोग फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरे देश में मिले 40 रुपए की 25 ग्राम, 80 रुपए की 50 ग्राम, 160 रुपए की 100 ग्राम, 1600 रुपए की 1 किलो मुंह पे लगाने वाली क्रीम, 300 रुपए किलो बादाम, 400 रुपए किलो और अच्छा बादाम, 300-250 रुपए किलो काजू, 200 रुपए किलो गाय का घी। अच्छी से अच्छी मिठाई खरीदें, दूध की बनी हुई, खोवा की बनी हुई तो 150-200 रुपए किलो की। तो अच्छी से अच्छी चीजें खाने पीने की 150-250 रुपए किलो, और मुंह पे पोतने वाली क्रीम 1600 रुपए किलो। और हम भी ऐसे परम मूर्खों के मूर्ख 200 रुपए किलो घी ना खाएं, 1600 रुपए किलो की क्रीम चुपड़ कर चेहरे पे लगाएं और कहें हम तो बहुत गोरे हो रहे हैं, हम तो बहुत सुंदर हो रहे हैं। व्यवस्था पूरी की पूरी अंग्रेजों के जमाने की। टैक्स लगा के लूटो, अंग्रेजों का नियम, टैक्स लगा के लूटो, अंग्रेजों के बाद का नियम, टैक्स लगा के लूटो। व्यवस्था को चलाओ थोड़े लोगों के लिए, अंग्रेजों का नियम, आज भी वही नियम। व्यवस्था में परोक्ष रूप से खर्चा करो, सरकार चलाने पर और तनख्वाह देने पर ज्यादा से ज्यादा, विकास पे सबसे कम, आज भी वही। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था की नीतियां, नियम, कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं। तो इसलिए लगता नहीं है कि भारत स्वतंत्र हो गया है या स्वाधीन हो गया है। इसी अंग्रेजों के जमाने में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी और बड़े बड़े उद्योग हुआ करते थे, उनको सब तरह की छूट मिलती थी। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगों को सब तरह की छूट मिलती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके सभी के नाम आप जानते हैं। इनके ऊपर बैंकों का लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन बैंक वाले कभी भी उनके घर में जाकर छापा नहीं मारते। लेकिन किसानों के ऊपर बैंक का अगर 10,000 बकाया हो, 5,000 बकाया हो, तो बैंक वाले किसान के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी इज्जत को नीलाम करके उसके घर के गाय बैल भैंस को खोल कर ले जाते हैं। किसानों का 10,000 भी माफ करने में दर्द होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों का लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिया जाता है। हमारे देश में बड़े हैरानी की बात है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर बिजली के करोड़ों रुपए के बिल बकाया हैं, और उनकी बिजली अबाध गति से उनको दी जाती है। और कोई किसान अगर बिजली का बिल भरने में थोड़ी भी देर कर दे तो उसके ट्यूबवेल का कनेक्शन काट देते हैं, उसका ट्रांसफर पर उठा के ले जाते हैं। किसान बिजली ना मिले तो खेत में पानी देने की स्थिति में नहीं रहता, लेकिन बड़े बड़े उद्योग वाले 5-5 साल 10-10 साल बिजली के बिल नहीं भरते, किसी की बिजली नहीं कटती है।
बड़े उद्योग जहां लगते हैं, बड़ी कंपनियां जहां होती हैं, वहां सड़क भी बन जाती है, पानी भी आ जाता है, म्युनिसिपैलिटी के सारे एनओसीज आ जाते हैं, 2 महीने 3 महीने में उनके घर में सब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहुंच जाते हैं। लेकिन साधारण आदमी इस देश में कुछ करना चाहे तो उसको चप्पलें घिसते घिसते 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं, और उसको एक एक विभाग का एनओसी नहीं मिल पाता। मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में जैसी चलती थी वैसे ही आज भी चल रही। और एक बात बताऊं, अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था में एक कानून बनाया था कि अंग्रेजों का माल जो भारत में आकर बिकेगा वो टैक्स फ्री होगा, और भारत में जो स्वदेशी माल बनेगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा। और अंग्रेजों ने इस तरह से भारत के स्वदेशी माल को महंगा कर दिया और अंग्रेजी माल सस्ता हो गया। अब आजादी के 63 साल के बाद भी यही तरीका इस देश में अपनाया जा रहा है। बाहर से आने वाले विदेशी सामानों पर टैक्स घटाया जा रहा है और देश के अंदर बनने वाले स्वदेशी सामान पर टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। स्वदेशी सामान महंगा है, विदेशी सामान सस्ता है। और मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि कई विदेशी कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने 10-10 साल के लिए टैक्स में खुली छूट दे रखी है। माने 10 साल तक वो भारत में जितना धन कमाएंगे उसमें 1 पैसा भी उनको टैक्स नहीं देना है, वो सारा लूट कर ले जाएंगे बिना टैक्स दिए हुए। और भारतवासी एक भी ऐसा नहीं है जिसको सरकार टैक्स में छूट देने को तैयार हो। हमारे देश के शेयर बाजार में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आती हैं और लूट लूट कर सारा धन ले जाती हैं। शेयर बाजार से वो कैसे लूट करती हैं, कोई एक विदेशी कंपनी आई, उसने भारत की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, भारत की कंपनी के शेयर का भाव बढ़ा दिया, 100 रुपए वाला शेयर अचानक से 500 रुपए में हो गया। फिर भारतवासियों के मन में लालच आता है कि ये 500 वाला शेयर कल 1000 का हो जाएगा, तो भारतवासी अपनी सारी जमा पूंजी वो 500 रुपए का शेयर खरीदने में लगा देते हैं। शेयर का भाव 500 से 800 हो जाता है, किसी दिन 1000 पे पहुंच जाता है। और जिस दिन विदेशी कंपनी देखती है कि अब इस शेयर का भाव इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम है, अधिकतम है, उसी दिन वो सारे शेयर्स बेच देते हैं। तो जो शेयर विदेशी कंपनी ने 100 रुपए में खरीदा उसको वो 1000 रुपए में बेचते हैं और 900 रुपए एक एक शेयर पर लूटकर उसी दिन भारत से भाग जाते हैं। और हमारी सरकार उनसे 1 पैसा टैक्स भी नहीं ले पाती है और उनके लूट के पैसे को भी नहीं रोक पाती है। शेयर बाजार में से एक एक दिन में 50-50 हजार करोड़ रुपए की लूट हो जाती है और इस देश के वित्त मंत्री के पेट का पानी नहीं हिलता, इस देश के प्रधानमंत्री के पेट का पानी नहीं हिलता। मुझे याद है एक दिन हमारे शेयर बाजार में से एक दिन में 48,000 करोड़ की लूट हुई थी और वित्त मंत्री से अखबार वालों ने पूछा कि आप देश के वित्त व्यवस्था के नियंता हैं, इसकी सुरक्षा करने के लिए आपको यहां रखा गया है, 48,000 करोड़ लुट गया भारत का एक दिन में। तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया था, माफ कीजिए, मैं अपनी नींद खराब नहीं करता। 48,000 करोड़ लुटे या 1 लाख करोड़, वित्त मंत्री अपनी नींद खराब नहीं करता। यह बयान देश के वित्त मंत्री का था, कोई साधारण आदमी का नहीं था। शर्म है, अफसोस है कि ऐसे लोग वित्त मंत्री हैं जिनके देश में से 48,000 करोड़ लुट जाए और वित्त मंत्री कहे कि मैं मेरी नींद खराब नहीं करता इसके लिए। इतनी लूट हमारे यहां शेयर बाजार में से हो रही है। और कई कई कंपनियों ने क्या कर रखा है, भारत में घुसने के लिए चोर रास्ता ढूंढ रखा है। भारत सरकार की दुनिया के कुछ देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, माने दोहरा कराधान रोकने की संधि। जैसे एक मॉरिशस नाम का देश है, भारत की उससे एक संधि है, लिचेस्टन नाम का एक देश है, ऐसे 70 देशों से भारत सरकार की संधि है। उन देशों की कोई कंपनी भारत में आएगी तो भारत सरकार टैक्स नहीं लेगी, भारत की कंपनी उनके देश में जाएगी तो उनकी सरकार हमसे टैक्स नहीं लेगी। इस तरह की यह संधि की हुई है। लेकिन होता क्या है, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां मॉरिशस के रास्ते भारत में घुस जाती हैं। वो मॉरिशस में अपना एक रजिस्टर ऑफिस बनाती हैं, एक कमरे का ऑफिस होता है, 10 बाई 10 का ऑफिस होता है। ढूंढने जाओ तो मॉरिशस में वो मिलेगा ही नहीं आपको, लेकिन यहाँ के रिकॉर्ड्स में मॉरिशस का कोई ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस वो दिखाते हैं और मॉरिशस की कंपनी बन के भारत में घुस जाते हैं। तो जितना वो मुनाफा कमाते हैं उस पर 1 पैसा भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, सारा पैसा बिना टैक्स दिए हुए ले जाते हैं, क्योंकि मॉरिशस के साथ भारत सरकार की संधि है।
एक एक साल में 35 से 40 हजार करोड़ रुपए लुट रहा है एक एक देश के कारण, वो मॉरिशस हो, लिचेस्टन हो या दूसरे कोई देश हो। ऐसे 70 देशों से संधि है, लाखों करोड़ों रुपए देश के लुट रहे हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों की कंपनियां भारत को लूटें, अंग्रेज सरकार को कोई तकलीफ नहीं थी। अब भारत सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, विदेशी कंपनियां भारत को लूटें, कोई तकलीफ नहीं। मुझे एक बहुत खराब उदाहरण आपको देना है। अंग्रेजों ने भारत में नमक पर कर लगाया था और नमक पर कर लगाकर नमक को महंगा कर दिया था। महात्मा गांधी ने उस नमक कर के खिलाफ बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था। आप सभी जानते हैं दांडी मार्च उसी सत्याग्रह का नाम था। गांधी जी का यह कहना था कि गरीब आदमी सबसे सस्ती चीज है, नमक से रोटी खा सकता है। अंग्रेजों की सरकार ने उसी नमक को महंगा कर दिया। गांधी जी ने कहा यह मंजूर नहीं है, नमक के लिए जो कर लगा है उसके खिलाफ मैं सत्याग्रह करूंगा। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, अंग्रेज सरकार झुकी और गांधी जी के दबाव में आकर अंग्रेज सरकार ने नमक का कर वापस लिया, नमक का टैक्स वापस लिया और नमक फिर से सस्ता हुआ। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद इस भारत देश में नमक फिर महंगा हो गया है। जो नमक 15 पैसे किलो बनता है वो नमक आपको 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए किलो बेचा जा रहा है। कई कई शहरों में तो 15 रुपए किलो नमक बिक रहा है। आप पूछो, नमक बनाने में 15 पैसे किलो का खर्च आता है, क्योंकि नमक बनाने में कोई चीज लगती ही नहीं है। समुद्र का पानी लगता है, वो मुफ्त का है। सूरज की रोशनी लगती है, वो भी मुफ्त की है। तो सूरज की रोशनी मुफ्त की, समुद्र का पानी मुफ्त का, तो फिर नमक बनाने में खर्चा क्या है? सूरज का धूप पानी के ऊपर पड़ती है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। और ये नमक में मजदूरी 15 पैसे किलो के आसपास आती है। तो जो नमक 15 पैसे किलो बनता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए किलो में मिलना चाहिए, लेकिन वो 7 रुपए, 8 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बेच रही है हमारी सरकार। तो हमारी सरकार कोई अंग्रेजों से कम थोड़ी है। अंग्रेजों ने नमक महंगा किया था टैक्स लगाकर, हमारी सरकार ने भी नमक को महंगा बना दिया कुछ विदेशी कंपनियों के लोभ और लालच में आकर। और वो नमक आप खा रहे हैं और मजबूरी में आप खा रहे हैं। 15 रुपए किलो, 17 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, जो मिलना चाहिए 15 पैसे किलो। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों की सरकार से भारत सरकार में कोई बहुत बड़ा अंतर आया है। अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगा के लूटती थी, भारत की सरकार परोक्ष टैक्स लगाकर उसी नमक को महंगा बनाकर आपको लूट रही। मुझे माफ करेंगे ये बात कहने के लिए कि हमारे देश की सरकारों का रवैया अंग्रेजों से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक है। हमारे सरकार की नीतियां और हमारे सरकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाओं से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही। ऐसी स्थिति में कुछ तो करना पड़ेगा और वो यही कर सकते हैं हम सब मिलकर कि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, इनको जड़ मूल से उखाड़ना पड़ेगा। तभी भारत सच्ची स्वतंत्रता हासिल करेगा और स्वाधीनता इस देश को मिल पाएगी।